उत्पत्ति हुई और जनता पार्टी बनी थी। लेकिन हम उस मुद्दों को, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहने के लिए कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, लेकिन जनता पार्टी ज़मीनी स्तर पर कमज़ोर, गरीब, किसान, मजदूर, दलित के उत्थान के लिए चुनाव लड़े हम लोग। लेकिन फिर लड़ाई चली निर्वाचन सदन में नहीं, जनता पार्टी जिस सिंबल से जानी जाती है, अर्थात जनता पार्टी का सिंबल चक्र हलधर चुनाव चिन्ह है, वह चाहिए और उसे चुनाव लड़ेगी। और इंदिरा गांधी की तानाशाही इस रूप में चल रही थी कि उनके विरुद्ध में, अर्थात कांग्रेस के विरुद्ध में जो कोई भी आवाज़ उठाता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। अगर मैं बन गया तो मैं तो नीचे से शुरू करूँ, ऊपर को मैंने नहीं देखना है। जो गरीबी हालत में है, अनपढ़ता है, बच्चों को पढ़ाई के हर एक गाँव में जहाँ मैं देखता हूँ स्कूल नहीं है कईयों में, पहले स्कूल, फिर डिस्पेंसरी, फिर और बहुत सी चीज़ें, जैसे अब लगा लो लड़कियाँ हैं, अनपढ़ लड़कियाँ पढ़ाते नहीं होते, पढ़ाई शुरू करेंगे, उसके साथ साथ कोई टेक्निकल काम ऐसा हो जैसे सिलाई का काम है, ताकि आत्मनिर्भर बने। आपके जी वो डूब क्षेत्र, ये गवर्नमेंट कह रही है डूब क्षेत्र है, डीडीए कह रहा है कि इनको यहाँ से हटाया जाए, जमुना के किनारे। करोड़ों अरबों रुपये ला के अपने ये कौन सा मंदिर बना हुआ, अक्षरधाम मंदिर, मजनू का टीले का गुरुद्वारा, 10-10 करोड़ का एक फ्लैट है एशियन गेमों में जो ना बिल्कुल जमुना के बीच में बना, उनको खतरा नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज आपने सुना होगा कि चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा भी कर दी है, तारीख भी तय कर दी है और 7 चरणों में चुनाव होने वाला है। इसी बीच लगातार हम एक चेहरा आपको दिखाते आ रहे हैं, जिस चेहरे का नाम है आरएस बाली, जो अलीगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पार्टी का नाम है जनता पार्टी। और जनता पार्टी आप जानते हैं कब की है, 1977 में ये जनता पार्टी एक बहुत बड़े लेवल पर खड़ी हुई थी और इस जनता पार्टी के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं और एक बहुत अच्छी लेवल पर सत्ता में ये रही है। उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, भाई साहब बैठे हुए हैं, मैं कैमरा मैन से कहूँगा लेफ्ट में दिखाएंगे, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और लेफ्ट में बैठे हुए हैं। और इधर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरएस बाली को बनाया गया है, जो लगातार इस पार्टी को संभाल रहे हैं, लगातार इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इसी पार्टी से अलीगढ़ लोकसभा सीट से आरएस बाली चुनाव भी लड़ने वाले हैं। बातचीत करेंगे पहले अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, क्या कारण रहा और किस तरीके की गतिविधियां देश में देखने को मिल रही हैं जिसको लेकर आपने इस जनता पार्टी को फिर से, क्योंकि 1977 में इस पार्टी का विलय हो गया था, इस पार्टी ने विलय कर दिया था, तो अब क्या कारण है इस पार्टी को आगे बढ़ाने का और किस तरीके से आप काम करना चाहते हैं समाज में? धन्यवाद इसके लिए। जैसे आपने अभी बोला कि 1977 में पार्टी का विलय जनता पार्टी का विलय नहीं हुआ, इसमें कुछ अनेकानेक पार्टियां मिल करके 23 जनवरी 1977 को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन हुआ था। इसमें सहयोगीकर्ता में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, श्री चंद्रशेखर जी, मोरारजी भाई देसाई, रामनंदन मित्रा, सत्येंद्र नारायण जैसे हस्ती ने मिल करके जनता पार्टी का गठन किया। 23 जनवरी 1977 का दिन ऐतिहासिक दिन है। वह समय भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और इंदिरा गांधी की तानाशाही इस रूप में चल रही थी कि उनके विरुद्ध में, अर्थात कांग्रेस के विरुद्ध में जो कोई भी आवाज़ उठाता था तो उसको जेल में कर दिया जाता था। अंत में 23 जनवरी 1977 को जनता पार्टी का गठन हुआ, चुनाव हुआ लोकसभा का। स्थिति ऐसा रहा कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में एक भी सीट किसी दूसरे पार्टी को नहीं मिला। टोटल का टोटल सीट जनता पार्टी के झोली में गया। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी भी राजनारायण जी से चुनाव हार गई। जनता पार्टी का गठन हुआ, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, 2.5 वर्षों तक राज किए, प्रधानमंत्री रहे। 2.5 वर्षों के बाद
यह पार्टी में कुछ अंदरूनी विवाद आया, जिसके चलते सरकार गिर गई, मोरारजी भाई इस्तीफा दिए। उसके बाद 1980 में फिर चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी फिर सत्ता में आई। अब रह गई जनता पार्टी जो है, जयप्रकाश जी का जो धरोहर है वह किसान, गरीब, मजदूर, दलित, अच्छा निचले तबके समाज के वैसे वर्ग जिसको हमेशा से नीचे रखा गया, उनको विकास के धारा से दूर रखा गया है, इसके लिए जनता पार्टी की स्थापना हुई और जनता पार्टी अपना शासन की, राज की। कुछ संकीर्णता को लेकर के बड़े बड़े नेता जैसे लालू जी हुए, मुलायम जी, रामविलास जी, नीतीश कुमार जी, बीजू पटेल, सभी लोग जनता पार्टी में थे और जनता पार्टी से निकलकर अपनी अपनी पार्टियां बनाए और बना करके जनता पार्टी से निकलते लगे। अंत में चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे 1977 में। उसके बाद इंदू भाई पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी जी रहे। ऐसा हुआ कि स्वामी जी 11 अगस्त 13 को जनता पार्टी का असफल प्रयास बीजेपी में विलय करने का प्रयास किए और कर दिए। लेकिन जनता पार्टी की ओर से, जो उनके कार्यकारिणी में जैसे हम थे, उन लोगों की ओर से आपत्ति हुआ कि नहीं, जनता पार्टी का विलय बीजेपी में कैसे हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की उत्पत्ति 6 अप्रैल 1980 में जनता पार्टी से ही हुई है। इस तर्क को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़े, विलय नहीं हो पाया, लंबा लड़ाई लड़ना पड़ा। 13 से लेकर के 19 तक कोर्ट में रहे हम लोग, निर्वाचन सदन का मामला चला। लेकिन 19 मार्च 19 को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मान्यता मिल गई। जनता पार्टी 19 में लोकसभा का चुनाव लड़ी। ऐसा हुआ कि 2019 में, हाँ 2019 में जनता पार्टी चुनाव लड़ी, लेकिन उस समय सिंबल हम लोग को नहीं मिल पाया था। आरओ ने सिंबल दिया, चुनाव लड़े हम लोग। लेकिन फिर लड़ाई चली निर्वाचन सदन में, जो नहीं, जनता पार्टी जिस सिंबल से जानी जाती है, अर्थात जनता पार्टी का सिंबल चक्र हलधर चुनाव चिन्ह है, वह चाहिए और उसे चुनाव लड़ेगी। तो लड़ाई लड़ना पड़ा। उसके लिए 8 अगस्त 2019 को चक्र हलधर जो चुनाव चिन्ह है उसको भी रिलीज करा लिया गया। उसके बाद 3 स्टेट में हम लोग चुनाव लड़े। 3 स्टेट के बाद इधर लोकसभा की तैयारी चल रही है। 18 से 20 स्टेट में प्रदेश कमेटी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी से लेकर जिला कमेटी सारे संगठन तैयार हो चुके हैं। कुछ जगह से प्रत्याशी का भी नाम चयन हो गया है। हम लोग तन मन धन से तैयारी में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि कुछ दिनों में त्वरित कहाँ से कौन प्रत्याशी लड़ेगा इसकी घोषणा की जाएगी, उसी में हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और कहीं ना कहीं केंद्र में अब कांग्रेस से बड़ी भारतीय जनता पार्टी का नाम आने लगा है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। तो जनता पार्टी कैसे ग्रोथ करेगी और जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर फिर से अब क्षेत्र में जाएगी? और देखिए, कहने के लिए तो जितने जनप्रतिनिधि है, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, सभी पार्टियां कहती है कि मैं जनता के लिए ये करूँगा, वो करूँगा, जनता के लिए सारा मेरा योजना है। लेकिन यह देखने के सुनने के लिए है, चाहे वह कोई भी सरकार हो। सत्ता में जब आती है तो गरीब, किसान, मजदूर, दलित, कमज़ोर को भूल जाती है। लेकिन जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि गरीब, किसान, मजदूर, दलित, कमज़ोर के लिए ही जनता पार्टी की उत्पत्ति हुई और जनता पार्टी बनी थी। लेकिन हम उस मुद्दों को, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहने के लिए कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, लेकिन जनता पार्टी ज़मीनी स्तर पर कमज़ोर, गरीब, किसान, मजदूर, दलित के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए तत्पर रहेगी और उसी के अनुसार अपना योजना बना रही है और आगे चलेगी। अध्यक्ष जी, आपका ये कहना का मतलब ये है कि जो पार्टियां अभी हैं, चुनाव लड़ रही हैं या जिनके विधायक हैं या जिनकी राज्यों में सरकारें हैं, वो ग्राउंड के जो मुद्दे हैं या जनता के मुद्दे हैं उन पर चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उन मुद्दों पर वोट नहीं ले रही हैं, तो फिर मुद्दा कौन सा है?
ऐसे देखा जाए तो सारी पार्टियां अभी जनता को झांसा दे रही हैं। कहा गया है आपके भारतीय संविधान में कि जनता जनार्दन है, गणतंत्र के रक्षक है, जमहूरियत के मालिक है, लोकतंत्र के प्रहरी है। कहा जाता है वैसा, लेकिन क्या ऐसा है? जनता जनार्दन, जनता मालिक है, आपका संवैधानिक ढांचा में है। कितना हो कोई शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन जब जब चुनाव आता है तो जनता के बीच में, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जनता के बीच में जा कर के उसके आगे हाथ जोड़ करके अर्जी विनती करना पड़ता है। तो हाथ जोड़कर किसी के पास अर्जी विनती, वो क्या है? वो मालिक होता है, वो मालिक होता है। और जाकर वहाँ से मांगना पड़ेगा कि हे मालिक, हमें वोट दीजिए, हम पर दया दृष्टि कीजिए, हम पर विचार कीजिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कुछ समय के लिए झांसा दे करके, लॉलीपॉप दे करके, वोट लेकर के लोकसभा, विधानसभा, सांसद, मंत्री हो जाते हैं। लेकिन फिर उस गरीब को, किसान को, मजदूर को, जो मालिक है, जो जनता जनार्दन है, गणतंत्र की रक्षक है, जमहूरियत की मालिक है, लोकतंत्र की प्रहरी है, उसको लोग भूल जाते हैं। यही जनता पार्टी सोए हुए जनता को जगाने का काम करेगी कि हे जनता जनार्दन, हे गणतंत्र के रक्षक, हे जमहूरियत के मालिक, आप अपने आप को पहचानिए कि आप कौन है। जिस दिन जनता जग जाएगी वह नई दिशा और दशा देने का काम करेगी। एक लास्ट सवाल, कब तक उम्मीद है कि आप अपने कैंडिडेटों की घोषणा कर देंगे? त्वरित ऐसे 18 मार्च को कुछ प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। जो संपूर्ण क्रांति का 50वां वर्षगांठ है, उस दिन उस अवसर पर कुछ प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। बाली जी, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस पार्टी के, दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली में निवास है, दिल्ली में आपने ग्राउंड पे काम किया है, दिल्ली में लोग पहचानते हैं आपको, फिर अलीगढ़ की लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ने की तैयारी क्यों किया आपने? कारण क्या है? इसका इतिहास तो बच्चे बच्चे को पता कि मैं अलीगढ़ से क्यों लड़ रहा हूँ। क्योंकि वहाँ मैंने मंदिर बनाया, किसी कारण बनाया मंदिर। तो मैं इतना बड़ा भगत नहीं था कि मैं मंदिर बनाना था। तो आप भी मंदिर के नाम पे वोट लेंगे वहाँ पे? तो मैं बनाना तो मैं यही बना लेता मंदिर। वो को कारण था ऐसा कि मुझे मंदिर वो बनाना पड़ा, बनाया मैंने मंदिर। तो अब मुझे जो ज़्यादा जान पहचान है मेरी अलीगढ़ में है। वहाँ भगत सिंह जी का मैंने बुत बनाया, शादीपुर गांव है वहाँ। 1928 में 18 महीने भगत सिंह जी रहे। फिर नूरपुर में मंदिर बनाया। तो ज़्यादा और भी कई काम किए वहाँ पे। तो मेन जो है कि ज़्यादा पब्लिक मुझे वहीं जानती, तो वहीं का प्रोग्राम बन गया, सारे कहने चलो तो वहीं चल। तो अध्यक्ष जी, मंदिर बनाया, गांव में आपने तमाम काम किए, इन मुद्दों को लेकर वोट मिलेंगे आपको, या उस गांव में, उस क्षेत्र में कुछ कमियां हैं जो मौजूदा सांसद ने नहीं की हैं, मौजूदा विधायक ने नहीं की हैं, जिसको लेकर आपने सोचा कि क्यों ना अगर मैं राजनीति में आऊं और राजनीति में अगर मैं जीत गया तो उस पद पे रहकर, सांसद के पद पे रहकर इस क्षेत्र में काम करूंगा, इस गांव में काम करूंगा तो बहुत बढ़ोतरी होगी? क्योंकि जो गरीबी या जो मैं ज़मीन पे 4 साल से वहाँ घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, जो कमजोरियाँ, जो अनपढ़ता, कहते ना वो पढ़ गए जी, ये गरीबों को पढ़ा रहे हैं, वो इतना नरक मैं देख रहा हूँ। उसमें हिंदू मुसलमान का नहीं है सवाल, कोई जाति पाति का नहीं। अच्छा, मंदिर कितने सालों से नहीं बना वहाँ पर? 400 साल से उस गांव में, जब से गांव बना ही है 400 साल बता रहा है, 400 साल पुराना गांव है। तो क्या लगता है कि गांव में सरकार को याद नहीं रहा, सरकार के नुमाइंदों को याद नहीं रहा वो गांव, या फिर कोई और कारण रहा? नहीं, वोट लेने के लिए याद रहता है, वोटें लेते नहीं उनकी। फिर एक बार जहाँ वहाँ के सांसद है, विधायक है, जो भी है, तो वो वोट लेने तो आते हैं। मैंने खुद देखा हाथ जोड़ते उनको। उसके बाद कुछ नहीं है। मतलब पूरे गांव में अलग अलग जो अलग समुदाय के लोग हैं वो कितने % होंगे, हिंदू समुदाय के लोग हैं वो कितने % होंगे? परसेंट का तो इसमें सवाल ही नहीं रह गया। अब देखो, मंदिर का मसला अलग था। अब जो है मसला, जो मैं उनके घरों में, उनके इलाके में, उनके गांव में जाके देख रहा हूँ, इतना नरक है, अनपढ़ता इतनी है, गरीबी इतनी है, कोई नहीं पूछता। हिंदू मुसलमान करके लड़ा रहे हैं।
और वोटें ले रहे हैं। बाली जी, जितना पैसा आपने वहाँ मंदिर में खर्च कर दिया है या फिर अंबेडकर जी की मूर्ति आप बनाने में तैयारी कर रहे हैं, पार्क में जो आपने डेवलपमेंट कराने के सपने देखे हैं या करने वाले हैं आप, इस पैसे को अगर मैं कहूँ, क्योंकि जो ग्राउंड पे मैंने देखा है, अगर मैं कहूँ तो राजनीतिक जो लोग हैं वो अपनी जेब से कभी खर्च नहीं करेंगे, वो सरकारी खजाने से खर्च करेंगे, लेकिन आपने अपनी जेब से खर्च किए हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर आप चुनाव में उतर गए और आपने चुनाव लड़ा, आपने रैलियां की, और अगर भगवान की कृपा से जनता ने आपको एक मौका दिया, जनता ने आप पे भरोसा जताया, तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? क्या करने की योजना है वहाँ पर? आप क्या कुछ कमियाँ? वहाँ गांव में जाके देखो कितना नरक है, कितनी गंदगी है, और बच्चे कितने महीने उनको नहाए हो जाते हैं। उस चीज़ को देखना चाहिए। उनकी पढ़ाई, शिक्षा, उनका इलाज, 10-10 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। देखो जाके ग्राउंड पे क्या हालात है। ये तो कहते हैं मुल्क ने तरक्की कर ली, गरीबों को हम ये कर रहे, वो कुछ ना कर रहे, अपने पेट भर रहे हैं। मैं तो बहुत नीचे से शुरू करूँगा। जब मैं अपने पैसे से कर सकता हूँ, मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, अगर मैं बन गया तो मैं तो नीचे से शुरू करूँ, ऊपर को मैंने नहीं देखना है। जो गरीबी हालत में है, अनपढ़ता है, बच्चों को पढ़ाई के हर एक गाँव में जहाँ मैं देखता हूँ स्कूल नहीं है कईयों में, पहले स्कूल, फिर डिस्पेंसरी, फिर और बहुत सी चीज़ें, जैसे अब लगा लो लड़कियाँ हैं, अनपढ़ लड़कियाँ पढ़ाते नहीं, वो जब पढ़ाई शुरू करेंगे उसके साथ साथ कोई टेक्निकल काम ऐसा हो, जैसे सिलाई का काम है, ताकि आत्मनिर्भर बने वो, तो फिर वो तरक्की कहते हैं। तरक्की नहीं है कुछ भी। ऊपर जाके देखो, शोशा शीशा देख लिया, नीचे देखो क्या है। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि आप लगातार वहाँ गए हैं और आपको लोगों ने कहा भी है, और आपने उत्तर प्रदेश का मतलब अलीगढ़ ज़िले का अध्यक्ष भी आपने नियुक्त कर दिया वहाँ, मैंने देखा, तो लगभग लगता है कि कितने लोग अभी फ़िलहाल आपका समर्थन कर रहे हैं? अभी देखो बहुत ज़्यादा तो नहीं है और कम भी नहीं है। मेरे नाम से मुझे ज़्यादातर जानते, शक्ल से बेशक कम जानते, दूर दूर के जो अलीगढ़ के है या यूपी के, दूर दूर के नहीं जानते, नाम से ज़रूर मुझे जानते कोई बंदा है कोई। मतलब क्षेत्र में जब डोर टू डोर जाएंगे तो नाम सुना था, फिर चेहरा देख के पहचान जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक सवाल और, सीए लागू केंद्र सरकार ने कर दिया है, कितने खुश हैं आप? कितना कर देखो, बहुत खुशी की बात है। अब ये कांग्रेस लगा लो, केजरीवाल लगा लो, रोहिंग्यों को हमारे सामने, चलो मैं दिखाता हूँ, साथ के ज़मीनें दे रहे हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री, राशन फ्री। अमातुल्लाह ने 10-10 हज़ार रुपये एक फैमिली को दिया, राशन दिया, ज़मीन दे दी, मकान बनवा दिए। अब जब हिंदुओं की बारी आई, मैं तो साफ कहूँ हिंदुओं की बारी आई, तो कहते जी ये चोर उचक्के है, ये तो डकैतियाँ मारेंगे, ये तो बलात्कारी है, बलात्कार करेंगे। ये तो गलत बात है। वो बलात्कार, सीए लागू होने के बाद जो टिप्पणियां ये लोग कर रहे हैं उसको मतलब यही मानते हैं? वो गलत है, वो गलत है। रोहिंग्यों को तो मैं कहूँगा, मैं शरेआम कहता हूँ, वो तो है डकैत, टेररिस्ट है, उग्रवादी है वो। उनके कितने केस निकाल के देखो। 20-25 साल से जब से ये हिंदू आए वहाँ से, जो दुखी आए, एक केस दिखा दो कि उन्होंने कोई गलत काम किया। अपना कमाते खाते बेचारे गरीब आदमी। अच्छा, मजनू के टीले पर जो हिंदू शरणार्थी रह रहे हैं उनको मैंने सुना है कि आपके भाई एडवोकेट हैं, उन्होंने वहाँ पर कहीं ना कहीं उनके केस लड़ने की तैयारी की है, तो कहीं ना कहीं वो स्टे भी आ गया उनका। देखो वो तोड़ने लगे थे, वो इस ग्राउंड पे हुआ। देखो कि जी वो डूब क्षेत्र, ये गवर्नमेंट कह रही डूब क्षेत्र है, डीडीए कह रहा है कि इनको यहाँ से हटाया जाए, जमुना के किनारे। करोड़ों अरबों रुपए ला के अपने ये कौन सा मंदिर बना हुआ, अक्षरधाम मंदिर, मजनू का टीले का गुरुद्वारा, 10-10 करोड़ का एक फ्लैट एशियन गेमों में जो ना बिल्कुल जमुना के बीच में बने। उनको खतरा नहीं है, इन गरीबों पे खतरा आ गया। उसके ऊपर वो स्टे हुआ 19 तारीख का, 19 डेट फिर है ये 19 मार्च, तो उसमें देखो क्या होता है। अभी तो स्टे ऑर्डर लग गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आर.एस. बाली और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे से जुड़े हुए थे। लगातार जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि चुनाव की घोषणा तो हो गई है और चुनाव आयोग ने भी चुनाव की घोषणा कर दी है, तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए
लिए हैं और वो भी क्षेत्र में जाना शुरू हो गए हैं। लेकिन अब जनता पार्टी भी सोमवार को एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है और उस कार्यक्रम में अपने कैंडिडेटों की घोषणा करेगी, किस किस क्षेत्र से कौन कौन से, किस किस लोकसभा सीट से कौन कौन से प्रत्याशी लड़ेंगे। लेकिन आपने देखा, जिस व्यक्ति से मैं अभी बात कर रहा था, RS बाली, नूरपुर टप्पल अलीगढ़ गाँव में 72 फुट के हनुमान मंदिर का निर्माण कराया है, अपनी जेब से पैसा खर्च किया और ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं। लेकिन पार्टी ने एक मौका दिया है, उस पार्टी का RS बाली सम्मान करते हैं, क्योंकि अलीगढ़ के नूरपुर टप्पल गांव में वो बहुत सपना देखे हुए हैं। एक तरीके से मानिए तो नूरपुर टप्पल गांव को पूरे को उन्होंने गोल दे लिया और वो चाहते हैं कि अपनी जेब से जितना मैंने पैसा लगाया है, मैं चाहता हूं कि अगर राजनीति में आने के बाद अगर एक मौका मुझे सत्ता में मिलता है और मैं अगर पद पे आता हूं तो फिर और अलग तरीके से काम करना चाहता हूं, गाँव में कुछ डेवलप करना चाहता हूँ, स्कूल खोलना चाहता हूँ, इलेक्ट्रीशियन की चीज़ें जो हैं जैसे लाइट वाइट है, बिजली है या हॉस्पिटल है या शिक्षा स्वास्थ्य, इन सब पे काम करना चाहता हूँ। तो इन सब मुद्दों पर जनता पार्टी चल रही है। जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आपने सुना होगा कि किन मुद्दों को लेकर इस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और पार्टी में हजारों की तादाद में लोगों को जोड़कर जनता के हित की लड़ाई लड़ने का वो सपना देख रहे हैं। इस पार्टी को लेकर, पार्टी के अध्यक्ष की बातों को लेकर और पार्टी के उपाध्यक्ष जो अलीगढ़ के नूरपुर टप्पल गांव से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनकी बातों को लेकर, उनके सपनों को लेकर क्या कुछ आपके दिमाग में सवाल पैदा हो रहे हैं, वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कैमरामैन अमन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।